Hello, bachcho. Let's read the question. The question says directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. 3. Assertion is true, but reason is false. 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: the selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure. Reason: it requires simultaneous plating on two plates having different antibodies. Assertion statement में कहा गया है कि recombinants की सिलेक्शन होती है ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये कैसा प्रोसीजर है? कम्बरसम प्रोसीजर है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है. एंड इसका रीजन क्या दिया गया है? ये कम्बरसम प्रोसीजर इसलिए है बिकॉज इसमें हमें ज़रूरत होती है साइमल्टेनियस प्लेटिंग की ऑन टू प्लेट्स जिनमें कि डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो. अब इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है ये देखते हैं. तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. तो रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन करने में हमारी हेल्प कौन सा टूल करता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स. सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं एंड उनकी ग्रोथ को परमिट करते हैं. अब अगर बात करें हम कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स की, तो जो वेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं टू द होस्ट सेल. अब वेक्टर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है एक ओराई साइट विच इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. नेक्स्ट प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. और वेक्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए रिकॉग्निशन साइट और सिलेक्टेबल मार्कर्स. अब अगर हम एक एग्जांपल ले प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड क्या है? ये एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है. प्लाज्मिड किसकी तरह एक्ट करता है? वेक्टर की तरह एक्ट करता है. अब इस वेक्टर में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्लाज्मिड PBR322 की अगर हम बात करें तो इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. तो लेट सपोज ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर एम्पिसिलिन. अब लेट सपोज कि इस जगह पर यानी कि टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन जहां पर प्रेजेंट है वहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक एलियन डीएनए को लाइगेट कर रहे हैं, यानी कि एक फॉरेन डीएनए को हमने क्या किया? यहाँ पर एंटर कर दिया. अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इस जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, ये खत्म हो जाएगी, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज लॉस्ट. अब क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट हो चुकी है, तो जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. कैसे? बाय प्लेटिंग. और हम क्या करते हैं? टू साइमल्टेनियस प्लेट सेट करते हैं. एक प्लेट में प्रेजेंट होता है हमारा मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक एंड दूसरी प्लेट में प्रेजेंट होता है हमारा टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम. अब जिस प्लेट पर एम्पिसिलिन मीडियम प्रेजेंट है, उस एम्पिसिलिन मीडियम पर कौन ग्रो करेंगे? हमारे रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो करेंगे. और अगर बात करें टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम की, तो जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे. और अगर बात करें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं. तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या कर सकते हैं? दे कैन ग्रो इन बोथ द मीडियम्स. अब हमने क्या देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स क्या होते हैं? ये इनएक्टिव हो गए जब हमने क्या किया? एक एलियन डीएनए को एंटर किया विद द. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स क्या हो गए? दीज आर इनएक्टिवेटेड. और ये इनएक्टिवेट कब हुए? विद द
इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। इसके बाद हमने जो सिलेक्शन की, रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की जो सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन कैसे पॉसिबल हो पाई? विद द साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स, जिसमें कि एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के दो मीडियम्स प्रेजेंट थे। अब ये प्रोसेस क्या है? एक कंबरसम, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं, जिससे कि हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम असर्शन स्टेटमेंट की बात करें तो असर्शन स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।